हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया? जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन को डिस्कस कर रहे हैं। और सेल साइकिल या सेल डिवीजन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मेनली दो फेजेस आपको देखने को मिलती हैं। एक इंटर फेज है, एक एम फेज है। इंटर फेज में हम सेल डिवीजन की प्रिपरेशन हम करते हैं। यहाँ पे G1, एस, G2 इस प्रकार से फेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। जब हम एम फेज की बात करते हैं, तो इसे हम वास्तविक विभाजन अवस्था हम बोलते हैं। यानी इस फेज के अंदर आपको वास्तविक विभाजन देखने को मिलेगा। यानी ये जो आपकी एम फेज है, इसको हम फर्दर एक तरीके से आगे सब फेजेज में हम बांटते हैं। यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रकार से हम सीक्वेंशियल मैनर में ये सारी स्टेजेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी स्टेजेस के बीच में क्लियर कट कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम ये बता सके कि यहाँ पे प्रोफेज खत्म हुई है और यहाँ से मेटाफेज शुरू हुई है। यानी ये जितने भी प्रोसेस हैं, ये कंटिन्यूसली चल रही हैं, सारी एक साथ चल रही हैं। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनके आधार पे हम ये हाइपोथेटिकली एक तरीके से फेजेस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ पे हमने इनिशियल में एक तरीके से जब G2 फेज में सेल आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें आपको कौन कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। सभी प्रकार के सेल ऑर्गन्स वहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको क्लियरली अपीयर हो रही थी। जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। सभी प्रकार के सेल ऑर्गन्स उसमें हमको ऑब्जर्व हो रही थी। और न्यूक्लियस में स्पेशली क्रोमेटिन की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा था। साथ ही साथ उसमें हमको न्यूक्लियोलस भी ऑब्जर्व हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके सामने प्रो फेज की, यानी जीवन फेज जो आपकी इंटर फेज की फेज है, इससे जब सेल आपकी एम फेज की प्रो फेज में एंटर करेगी, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। हमने कहा कि यहाँ पे जो क्रोमेटिन है, उसको हम कंडेंस हम करते हैं और उससे क्रोमोसोम हम बना रहे हैं। यहाँ पे जो सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके लास्ट एंडिंग में हम देखते हैं कि वो सारे ऑर्गन्स एक तरीके से क्या हो गए हैं, सारे ऑर्गन्स क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज आपको इसमें देखने को मिल रही हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी टूटने लग जाती हैं, बिखरने लग जाती हैं। और फाइनली ये जब फेज आपकी कंप्लीट होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एक तरीके से आपकी हो जाएगी मेटाफेज के इनिशिएशन के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से हमको बहुत सारी एक्टिविटीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही थी और सभी एक्टिविटीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एक स्पेशल टाइप का माइटोटिक एपरेचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी समसूत्री विभाजन उपकरण। हमने कहा कि यहाँ पे दो तारकाएँ हैं, दोनों तारकाएँ ऑपोजिट पोल की ओर मोमेंट करेंगे इस फेज में, और उनसे सूक्ष्म नलिकाएं क्या होगी, बाहर निकलेगी, यानी तर्को तंतु एक तरीके से उनसे फैलेंगे। तो हर तारकाय और उसके सूक्ष्म तंतु मिलके यहाँ पे एक तारक बना रहे हैं, एस्टस बना रहे हैं। और यहाँ पे दोनों तारकाय से जो दो एस्टस बन रहे हैं, और इनसे निकलने वाले जितने भी एक तरीके से आपके तर्कु तंतु हैं, सभी मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर का स्पिंडल एपरेचस का यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगी, यानी समसूत्री विभाजन उपकरण बनाएंगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इस टर्मिनोलॉजी को, लैंग्वेज को आपको थोड़ा समझना है। अब आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका मेटाफेज। यानी एम फेज की प्रोफेज हमने डिस्कस कर ली है। अब मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये कैसे चलती हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे आज हम एक नई फेज हम डिस्कस कर रहे हैं, एम फेज। और एम फेज में आपको यहाँ पे आज एक नई फेज मेटा फेज आपको देखने को मिल रही है। मेटा फेज के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि मेटाफेज की शुरुआत कहाँ से देखने को मिल रही है। यानी एक सेल है, उसमें ऐसे कौन से चेंजेस हमको ऑब्जर्व हो रहे हैं, जिनके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि मेटाफेज आपकी इनिशिएट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। कैसे बोल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे
मेटाफेज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, और मेटाफेज को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे एक लैंग्वेज की फॉर्म में हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जब इसका प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण यही है कि जो केंद्रक झिल्ली है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? विकटित हो चुकी है। जब केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विघटित हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं, तो इसे मेटाफेज की शुरुआत माना जाता है। यानी यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे प्रथम चरण के अंदर जो केंद्रक झिल्ली हैं वो पूरी तरीके से आपकी क्या हो चुकी हैं? डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और यहाँ पे मेटाफेज का आपको इनिशिएशन देखने को मिल रहा है, शुरुआत देखने को मिल रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का विघटन प्रोफेज के शुरुआत से ही शुरू हो गया था, लेकिन वो ख़त्म कहाँ पे जाके हुआ है? वो मेटाफेज की शुरुआत में जाके ख़त्म हुआ है। यानी जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्या देखने को मिल रहे थे? सभी प्रकार के क्रोमोजोम देखने को मिल रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो सभी प्रकार के क्रोमोजोम अब कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विघटन के बाद केंद्रक झिल्ली के विघटन के बाद सभी गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं। कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ब्रेक होगी, जितने आपको यहाँ पे गुणसूत्र देखने को मिल रहे थे जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रही थी, वो सारे गुणसूत्र आपके क्या हो जाएंगे? कोशिका द्रव्य में बिखर जाएंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हो? जैसे इनिशियली आपको सीएल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे जब प्रोफेज आपकी चलती हैं तो क्रोमेटिन से इस प्रकार से क्रोमोजोम आपके बन गए हैं बहुत सारे, लेकिन ये क्रोमोजोम अभी कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और प्रोफेज लास्ट या मेटाफेज की शुरुआत में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये सारे क्रोमोजोम जो पहले न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, ये सारे क्रोमोजोम कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब यहाँ पे मेटाफेज में आपको एक इवेंट देखने को मिल रहा है। ये जितने क्रोमोजोम यहाँ पे कोशिका द्रव्य में बिखर गए हैं, इन सभी क्रोमोजोम को हम स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू क्या करते हैं? हम इनको स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट हम करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो बेटा जी, यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से तर्कुतंतु जुड़ जाते हैं। इस पॉइंट को आप समझ रहे हो? काइनेटोकोर क्या है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा जी। जैसे हमने यहाँ पे इनिशियली जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हमने डिस्कस किया, तो हमने जो क्रोमोजोम है, जो गुणसूत्र हैं, उनकी संरचना को हमने डिस्कस किया था। हमने कहा कि ये जो मेटाफेज का आपका जो क्रोमोजोम है, इसमें आपको 2 क्रोमेटिड आपको देखने को मिल रही हैं।
क्यों देखने को मिल रही हैं? क्योंकि इस फेज के अंदर डीएनए की अमाउंट डबल हो गई है, लेकिन अभी भी हम इसे एक ही क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो क्रोमेटिड हैं वो एक ही सेंट्रोमियर से यहाँ पे क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो सेंट्रोमियर वाला पॉइंट है इसके पास यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, डिस्क नुमा संरचनाएं। और ये जो डिस्क नुमा संरचनाएं हैं ये किससे बनी होती हैं? तो हम बोलेंगे कि ये प्रोटीन से बनी होती हैं। तो इन डिस्क नुमा संरचनाओं के ऊपर क्या होंगे, इस प्रकार से आपके तर्कु जो तंतु होते हैं वो इस प्रकार से अटैच्ड हो जाएंगे, यानी तर्कु तंतु इससे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के ऊपर जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर आपको एक डिस्क प्रोटीन से बनी हुई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, डिस्क जैसी संरचना देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर ये सभी प्रकार के जो तर्कु तंतु जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स हम बोलते हैं, ये सभी यहाँ पे क्या होते हैं, इस क्रोमोजोम से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद हमको यहाँ पे इन गुणसूत्रों की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमको क्या देखने को मिलेगी, मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी, गति हमको देखने को मिलेगी। तो इसी लाइन डायग्राम को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे आगे के स्टेप के ऊपर हम बात कर रहे हैं और वो आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है बेटा जी। इन तीनों स्टेप्स के बाद अगले स्टेप्स को हम कुछ इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से तर्कु तंतु जुड़ चुके हैं। अब गुणसूत्रों की मध्य रेखा की ओर क्या होगी, गति होती है। और सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर एक तल में व्यवस्थित होकर मेटाफिजिक प्लेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मेटाफिजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। यानी इससे आप क्या समझ रहे हो, सबसे पहले हमने कुछ इस प्रकार से डिस्कस किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ब्रेक हुई, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ब्रेक होने की वजह से ये जितने क्रोमोजोम है ये सारे कोशिका द्रव्य में क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। बिखरने के बाद हमने आपके सामने स्पिंडल एपरेचस के फॉर्मेशन की हमने बात की थी, हमने तारकाई से तर्कु रेशों के विस्तारण की हमने बात की थी। तो वो जो एक्सटेंडेड जो तर्कु तंतु हैं वो यहाँ पे इन क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर वाला जो रीजन है जिसके ऊपर आपको काइनेटोकोर देखने को मिल रहा है, उससे ये क्या होते हैं, सारे स्पिंडल फाइबर्स उन क्रोमोजोम से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद एक स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी सेल की जो मध्य रेखा है उसकी ओर आपको सभी क्रोमोजोम की मूवमेंट देखने को मिलेगी, और मूवमेंट की वजह से सभी क्रोमोजोम एक बीच में एक लाइन के ऊपर मध्य रेखा के ऊपर सारे आके व्यवस्थित हो जाएंगे एक ही तल में। तो यहाँ पे आपको मेटाफिजिक प्लेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं ये सारी एक्टिविटीज हमको मेटाफेज में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक कंसेप्ट के ऊपर जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिक वे में कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है सेल के अंदर। अभी हमने आपके सामने ये जो डायग्राम बनाया है उसमें आपको क्रोमोजोम कोशिका के अंदर बिखरी हुई अवस्था में आपको देखने को मिल रही है। जैसे हम यहाँ पे दो फेजेज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये जो आपकी पहली फेज है ये प्रारंभिक मेटाफेज है,
प्रारंभिक मेटाफेज और इसके बाद आपको देखने को मिलेगी अंतिम मेटाफेज। प्रारंभिक मेटाफेज के बाद आपको इस प्रकार से अंतिम मेटाफेज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेटाफेज की शुरुआत में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जितने भी क्रोमोजोम्स हैं वो सारे क्रोमोजोम क्या हो चुके हैं, सेल के अंदर इस प्रकार से बिखर चुके हैं। हम यहाँ पे 2 ही क्रोमोजोम ले रहे हैं ताकि डायग्राम को बनाने में एक तरीके से अपनी आसानी रहे, है ना। या हम 4 ले लेते हैं, इस प्रकार से 4 क्रोमोजोम आपके क्या हो गए हैं, कोशिका के अंदर बिखर गए हैं। अब यहाँ पे आपको पता है, आपको स्पिंडल एपरेचर्स आपको देखने को मिल रहा है, एस्टर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से तर्कु रेशे इस प्रकार से क्या होते हैं, बनते हैं और इन क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये जितने भी तर्कु रेशे हैं ये क्या करते हैं, इन क्रोमोजोम्स को पकड़ के मध्य रेखा के ऊपर क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं। यानी कोशिका द्रव्य में ये जो क्रोमोजोम्स बिखरे हुए हैं, इन सभी बिखरे हुए क्रोमोजोम को सही तरीके से एक तरीके से अरेंज करने का काम यहाँ पे ये स्पिंडल एपरेचर्स कर रहा है। जैसे इनिशियली हम कुछ इस प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे क्लासरूम के अंदर जब टीचर नहीं है उस समय आपको क्या देखने को मिल रहा है, सारे बच्चे इधर उधर इसी प्रकार से बैठे हुए हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। लेकिन जैसे ही क्लास में टीचर आता है उसके बाद हमको एक व्यवस्थित हमको एक सिटिंग अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स का, है ना। तो यहाँ पे जब इसकी शुरुआत ही है, जब क्लास एक तरीके से लगने से पहले बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, उस समय इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे ही एक तरीके से टीचर आएगा, क्लास की शुरुआत होगी, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको सारी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको स्पेसिफिक टाइप से बैठाने के लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए आपका टीचर क्या है, जिम्मेदार है। उसी प्रकार से यहाँ पे स्पिंडल जो एपरेचर्स हैं वो इस एक्टिविटी के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। देखो यहाँ पे अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको एस्टर्स देखने को मिल रहे हैं और अब ये जो क्रोमोजोम है ये क्या करेंगे, मोमेंट करेंगे। तो मोमेंट करने के बाद ये सभी जो क्रोमोजोम्स है ये मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे आपकी। ये इस प्रकार से, और ये एक प्लेन के ऊपर, एक ही प्लेन के अंदर आपकी व्यवस्थित है सारे क्रोमोजोम। और इनकी व्यवस्था की वजह से ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी है इससे ही हम बोल रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो हर फेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मेटाफेज के भी कुछ आपको स्पेशल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। इस फेज के अंदर हमको हाईली कंडेंस्ड, अत्यधिक संघनित एक तरीके से गुणसूत्र हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी एक सिग्निफिकेंस भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको क्रोमोजोम की संरचना, उनकी संख्या का अगर आपको अध्ययन करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट फेज है आपकी मेटाफेज। क्यों है, क्योंकि इस फेज में क्रोमोजोम आपके सबसे क्लियरली अपेयर हो रहे हैं, सबसे स्पष्ट दिख रहे हैं। और दिखने के साथ साथ में सारे क्रोमोजोम एक सीक्वेंस में एक तरीके से अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पे गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए उसकी संरचना कैसी है, उनकी संख्या कितनी है, अगर इसको समझना है तो मेटाफेज इसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट फेज है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे हम एक नोट डाल के पॉइंट हम नोट कर लेते हैं।
एक पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या व संरचना अध्ययन के लिए मेटाफेज सबसे उपयुक्त अवस्था है। अब क्यों है आपको पता होना चाहिए बेटा जी, क्यों है? तो क्यों है इसका भी आप आंसर दे सकते हो कि यहाँ पे क्रोमोसोम, क्योंकि गुणसूत्र अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इनका जो कंडेंसेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। साथ ही साथ एक तल पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे अभी हमने मेटाफिजिक प्लेट की हमने बात की, तो एक विशिष्ट तल के ऊपर आपके व्यवस्थित हैं। तो अब इनका जो अध्ययन करना है, इनके बारे में अगर हमें जानना है, इनके संरचना को अगर हमें समझना है, इनकी संख्या का अगर हमें पता लगाना है, तो ये सारे टास्क एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे मेटाफेज को यहाँ पे क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। और इससे पहले हमने गुणसूत्र की हमने बात की, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के ऊपर आपको काइनेटोकोर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, तो उससे संबंधित भी कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और ये पॉइंट्स हम वैसे सेल साइकिल और सेल इससे पहले जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हम डिस्कस करते हैं, उसमें गुणसूत्र की संरचना हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस हम करते हैं बेटा जी। अब हम यहाँ पे अगले फेज की हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बोलते हैं एनाफेज। यानी मेटाफेज में जो मेन टास्क आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो गुणसूत्र बिखरे हुए थे, उन सभी गुणसूत्रों को हमने एक प्लेन के ऊपर हमने अरेंज कर दिया है। ये टास्क हमको कहाँ देखने को मिला है? ये टास्क हमको देखने को मिला है मेटाफेज में। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। तो एनाफेज में कुछ आपको स्पेशल टाइप की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। एनाफेज यानी ये आपके एम फेज में केंद्रक विभाजन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ये तीसरी अवस्था है एनाफेज। पहली अवस्था हमने प्रोफेज डिस्कस की, उसके बाद हमने अभी मेटाफेज के ऊपर हमने बात की है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनाफेज को। तो एनाफेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जो आपके गुणसूत्र एक तल में जो व्यवस्थित हैं, उन सभी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर की यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। यानी बीच में से सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने की वजह से जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होंगी? अलग होगी। अलग होने के बाद ये क्या करेगी? ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिन है उनकी स्प्लिटिंग यानी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग और ऑपोजिट पोल की ओर क्रोमेटिड की यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है? मोमेंट आपको देखने को मिलती है। और ये इस फेज के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। यानी इसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, मेटा फिजिक प्लेट पर व्यवस्थित सभी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर टूटते हैं, जिससे जिससे दो
जिससे दो क्रोमेटिड अलग हो जाती हैं और विपरीत ध्रुव की ओर विपरीत ध्रुव की ओर गति करती हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जो गुणसूत्र व्यवस्थित हैं, सभी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर एक साथ स्प्लिट होते हैं, साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से यहाँ पे दो क्रोमेटिड आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद ये क्या करेगी, विपरीत ध्रुव की ओर क्या करेगी, गति करेगी, मोमेंट करेगी। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब ये ऑपोजिट पोल की ओर मोमेंट कर रही हैं तो उस समय हमें यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पैटर्न हमको ऑब्जर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका जो सेंट्रोमियर वाला जो रीजन है वो इस मोमेंट को लीड कर रहा है और जो इनकी आर्म से जो भुजाएं हैं वो पीछे की ओर क्या है, लटकी हुई हैं और एक तरीके से यहाँ पे इस प्रकार से आपको इसकी मोमेंट देखने को मिलेगी। यानी इसे हम कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं, सेंट्रोमियर आगे सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर होता है और इस गति का नेतृत्व करता है वहीं भुजाएं पीछे की ओर फैली रहती हैं, भुजाएं पीछे की ओर फैली रहती है। अभी ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा जब हम यहाँ पे डायग्राम से इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एनाफेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एनाफेज में दो इम्पोर्टेंट टास्क आपको देखने को मिल रहे हैं। किस प्रकार से इनको हम समराइज हम कर सकते हैं, तो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम आपके अरेंज हैं उनके सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट होंगे और सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे दोनों जो क्रोमेटिड आपकी अलग हुई हैं वो ऑपोजिट पोल की ओर मोमेंट करेगी। जब मोमेंट करेगी तो उनका जो सेंट्रोमियर वाला जो रीजन है जिससे आपका स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है वो आपको आगे देखने को मिलेगा और उनकी जो भुजाएं हैं वो पीछे एक तरीके से टिल्ट करती हुई एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे बनता है एनाफेज के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम समझते हैं एक्चुअल में डायग्रामेटिक फॉर्मेट में कि यहाँ पे ये एक्टिविटी किस प्रकार से आपकी रन हो रही है, किस प्रकार से चल रही है। तो इसे आप कैसे समझ सकते हो बेटा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक सेल को, जैसे कोई एक सेल है। इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमको इसके मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर इस प्रकार से हमको गुणसूत्रों की एक विशेष व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है। सिर्फ हम यहाँ पे दो ही गुणसूत्र लेके इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या टास्क चल रहा है। इस प्रकार से आपको मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर गुणसूत्रों का आपको व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम बात करते हैं, वो आपको देखने को मिलता है एनाफेज में। तो एनाफेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस प्रकार से एक तरीके से आपके स्पिंडल फाइबर इनसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं।
और इनसे आपके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इस प्रकार से स्पिंडल एपरेचर से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे आपको एक स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आपको देखने को मिलेगी, यानी यहाँ से बीच में जो पॉइंट है जिससे ये दोनों क्रोमेटिड जुड़ी हुई, हमने इस प्रकार से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। तो यहाँ पे ये एक क्रोमेटिड है और ये एक दूसरी क्रोमेटिड है। तो एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम के अंदर आपको दो क्रोमेटिड देखने को मिल रही है। दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से जब तक जुड़ी रहेगी तब तक इस क्रोमोसोम को हम एक ही कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर अगर स्प्लिट होता है और ये दोनों क्रोमेटिड अगर अलग हो जाती हैं तो एक गुणसूत्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हम इनको दो गुणसूत्र हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो टास्क चल रहा है वो यही चल रहा है। यहाँ पे ये बीच में जो सेंट्रोमियर है वो क्या होगा, यहाँ पे इस स्टेप के अंदर क्या होगा, स्प्लिट होता है, यानी सेंट्रोसोम टूटता है जिससे जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। समझ रहे हो पॉइंट को? इन क्रोमोसोम के बीच में जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा, आपका स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने की वजह से ये जो क्रोमेटिड से ये क्या हो जाएगी, अब अलग हो जाएगी। और अलग किस प्रकार से हो रही, तो यहाँ पे इस डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक क्रोमेटिड आपको ये देखने को मिल रही है इस प्रकार से और दूसरी क्रोमेटिड आपको ये देखने को मिल रही है इस प्रकार से। ये तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बीच में इस प्रकार से मेटाफेजिक फेज के ऊपर अरेंज, पहले प्लेट पर अरेंज थे। तो यहाँ पे बीच में जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है तो एक क्रोमेटिड आपकी ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट कर रही है, इसी प्रकार से दूसरी क्रोमेटिड आपके दूसरे ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट कर रही है, एक दूसरे से अलग हो गई हैं। तो यहाँ पे अब ये एक अलग क्रोमोसोम है, ये एक अलग क्रोमोसोम है, यानी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड थी। पहले एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड थी, यानी ये नया गुणसूत्र बन गया बेटा जी। और यहाँ पर ये दूसरा नया गुणसूत्र आपको देखने को मिल रहा है। आगे जब ये मूवमेंट करेगा तो उस कंडीशन में ये स्पेशल टाइप की अपीयरेंस ले लेता है। जैसे ये ऑपोजिट पोल है और ये स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे इस प्रकार से आम हमको क्या देखने को मिलती है, टिल्ट करती हुई साइड में हमको देखने को मिलती है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो सेंट्रोमियर है वो आगे है, ध्रुव की ओर है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे भुजाओं की, तो भुजाएं क्या है बेटा जी, भुजाएं पीछे की ओर है, पीछे की ओर भुजाएं आपको पीछे की ओर देखने को मिल रही हैं, सेंट्रोमियर आपको आगे की ओर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट आपका बन रहा है ड्यूरिंग एनाफेज। तो इस डायग्राम से हम इन सारे फेजेस को डिटेल में हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस प्रकार से आपकी चल रही हैं। सबसे पहले मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जो अरेंज मेटाफेजिक क्रोमोसोम हैं उनका जो सेंट्रोमियर है वो क्या होगा, टूटेगा, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद यहाँ पे हर एक सिस्टर क्रोमेटिड को हम नया गुणसूत्र हम कंसिडर करेंगे और ये जो नए गुणसूत्र हैं ये ऑपोजिट पोल की ओर क्या कर रहे हैं, ध्रुव की ओर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। जब मूवमेंट कर रहे हैं तो इनमें जो सेंट्रोमियर है वो आपको आगे की ओर देखने को मिल रहा है, ध्रुव की ओर, और जो भुजाएं हैं वो पीछे की ओर फैली हुई है, टिल्ट फॉर्म में एक तरीके से आपको एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिल रही हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनाफेज की, कुछ एनाफेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और फाइनली हम यहाँ पे
एक्चुअल में ये एक्टिविटी किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से स्प्लिट हो रही है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके सामने एनाफेज की, तो एनाफेज को समझने के लिए एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। जो गुणसूत्र हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं, ऑपोजिट पोल की ओर मोमेंट करते हुए आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपका एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे आपको दो टास्क मेनली देखने को मिल रहे हैं। पहला तो आपको गुण सूत्रों के सेंट्रोमियर का विघटन हो जाता है, यानी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर का विघटन आपको देखने को मिल रहा है। पहला टास्क तो आपको यहाँ ये देखने को मिल रहा है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की ओर गति करती हैं। यानी ये जो क्रोमेटिड्स हैं जो सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने की वजह से अलग हुई हैं, अब ऑपोजिट पोल की ओर क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो इस प्रकार से ये सभी प्रकार के जो टास्क हैं, ये सभी टास्क आपको एनाफेज में देखने को मिलते हैं। और ये जो दोनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब एक्चुअल में क्रोमोजोम के अंदर जो सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है वो किस प्रकार से कनेक्टेड है, किस प्रकार से वो स्प्लिट होता है, तो उसकी रियल एक तरीके से मिस्ट्री को हम समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। देखो बेटा जी, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ स्पिंडल फाइबर्स आपके डायरेक्ट पोल टू पोल कनेक्टेड होते हैं, कुछ क्रोमोसोम टू पोल कनेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फाइबर्स आपको, फिलामेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे इनिशियली हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, यह आपका तर्कु तंतु है और मेटाफेजिक फेज के ऊपर इस प्रकार से कोई गुणसूत्र क्या है यहाँ पे अरेंज है, प्रेजेंट है। तो इन क्रोमोसोम के बीच में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स देखने को मिल रही, इनके बीच में एक प्रोटीन आपको देखने को मिलता है जो इनको बांध के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। और इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं कोहेंसिन प्रोटीन। और कोहेंसिन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये इन दोनों क्रोमेटिड्स को एक साथ बनाए हुए हैं, एक साथ बांध के रखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे ये आपको एक मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर अरेंज इस प्रकार से गुणसूत्र देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक पोल देखने को मिल रहा है और ये दूसरा पोल है, यानी ये एक ध्रुव वाला रीजन है और ये दूसरा ध्रुव वाला रीजन है। और यहाँ पे आपको तर्कु तंतु देखने को मिल रहे हैं जो ऑपोजिट पोल से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे आपको पता है डिस्क शेप स्टिक्स होती है जिससे ये क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे काइनेटोकोर से ये जुड़े हुए हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार से समझ रहे हैं। अब जब मेटाफेज से एनाफेज आती हैं तो यहाँ पे एनाफेज के अंदर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक तरीके से आपका क्या होता है, एक्टिवेट होता है। यानी यहाँ पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, एक्टिव होगा। और वो क्या कर देगा, इस कोहेंसिन प्रोटीन को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। यानी कोहेंसिन प्रोटीन का पाचनवी विघटन, यानी कोहेंसिन प्रोटीन को ये क्या कर देगा,
डिस्ट्रॉय कर देगा, एक तरीके से ख़त्म कर देगा, डीपोलिमराइजेशन कर देगा, जिसकी वजह से विघटन की वजह से यहाँ पे इनको जो कनेक्ट करने वाला जो मेन प्रोटीन कोहेंसिन प्रोटीन था वो जब यहाँ से हट जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं अब ये क्या हो जाएगी बेटा जी, सेपरेट हो जाएगी। और सेपरेट हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगी, ऑपोजिट पोल की ओर क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। यानी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती हैं। अलग हो गई है तो जाहिर सी बात है अब ये क्या करेगी, ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करेगी। तो ये मेन कंसेप्ट हैं। ये एक तरीके से एनसीईआरटी की लाइन से हट के थोड़ा सा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, जो एग्जैक्ट में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रोमेटिड किस प्रकार से कनेक्टेड हैं और क्यों वो एक तरीके से स्प्लिट हो रही है, कैसे स्प्लिट हो रही है। तो आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स को, शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो वहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, जो सेल की मेटाफेज से आगे एनाफेज और एनाफेज के बाद के आगे की एक्टिविटी को एक तरीके से इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। यानी जब सारी प्रिपरेशन एक तरीके से पूरी हो जाएगी, सारी रिक्वायरमेंट्स एक तरीके से सेल की पूरी हो जाएगी, तो सेल आगे की फेजेज में एंटर करे, इसको इंश्योर कौन करता है, तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स करता है। और यहाँ पे एपीसी कोहेंसिन को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से आगे आपको गुणसूत्र की स्प्लिटिंग आपको देखने को मिल रही है, सेंट्रोमियर आपका ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर जब गति करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की अपीयरेंस ये देते हैं, उस अपीयरेंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी एनाफेज में गुणसूत्र विशेष प्रकार की व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। और इसके थ्रू हम यहाँ पे गुणसूत्रों के प्रकार को हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास इस प्रकार से एक मेटाफेजिक गुणसूत्र है, और आपको पता है एक मेटाफेजिक गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर है वो आपको बीच में देखने को मिलेगा। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब ये सेंट्रोमियर जब स्प्लिट होगा तो जब ये ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे उल्टे वी की आकृति एक तरीके से ये बनाता है, उल्टी वी जैसे आकृति ये बनाएगा। अगर ये आपका गुणसूत्र यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक है, यानी उसमें सेंटर से थोड़ा सा अलग एक तरीके से आपको सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है। सेंट्रोमियर एग्जैक्ट बीच में नहीं है, सेंटर के पास में है, तो इसे हम बोलते हैं सब मेटा सेंट्रिक गुणसूत्र। और सब मेटा सेंट्रिक गुणसूत्र जब एनाफेजिक मूवमेंट करता है तो उस समय इसकी जो शेप है वो हमको उल्टे एल आकार की हमको देखने को मिलती है, यानी उल्टे एल आकार की, उल्टे एल आकार की आकृति एक तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग प्रकार के एक तरीके से अपीयरेंस दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आकृति हमको देखने को मिल रही है। हमने यहाँ पे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक की हम बात कर लेते हैं, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो
हमें एक टर्मिनस वाले रीजन के ऊपर हमको देखने को मिलता है, उसके नज़दीक हमको देखने को मिलता है। यानी इसमें जो शॉर्ट आर्म्स हैं उनकी लेंथ आपको बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो ये एक आपका टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र है। और टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र जब ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे एक उल्टे जे जैसी आकृति बनेगी, यानी उल्टे जे की आकृति बनती है। और फाइनली हम बात करते हैं आपके एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र की। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र की तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर आपको सिर्फ दो ही भुजाएं आपको देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे जब इसकी मूवमेंट होगी ऑपोजिट पोल की ओर तो यहाँ पे आपको आई जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। आई आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी गुणसूत्र की। तो जब ये एनाफेजिक मूवमेंट करते हैं अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र, तो इनकी जो अपीयरेंस है वो अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम गुणसूत्रों के प्रकार को यहाँ पे समझ सकते हैं, उनके शेप को हम इस एनाफेज को स्टडी करके हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आगे हम बात करेंगे टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस के ऊपर। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा जी, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।